कितना बुरा फोटो आया। टॉपिक तो बताइए सबको जो शुरू होने वाला है क्या है? पुनर्जागरण। हाँ यहाँ बहुत जरूरत है। हाँ संघवाद और राष्ट्रवाद को हम डिफाइन कैसे करें? मतलब अगर अंतर लिखने को आ जाता है तो क्या लिखें? इस सब के अंदर सारे टॉपिक्स हैं, जिन सबकी तुम्हें समस्याएं हैं वो सारे टॉपिक हैं और एक एक करके हम सारे टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब खामोश रहना, तुम्हें पता है बहुत बुरे हालात है तुम्हारे आजकल। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सिलेबस पैटर्न वगैरह जो भी वर्ड हिस्ट्री का है, विश्व इतिहास आज का टॉपिक हम लोग का यही है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैंने आप लोग को बोला था, मैंने आप लोग को ये चीज बोली थी, आज का टॉपिक अगर छूटा तो आगे के सारे क्लासेस समझ मुश्किल हो जाएंगे आना, है ना। तो कुछ चीजें अभी तो आज की जल्दी आ जाए, जो भी बच्चे हैं बुला दो, अभी तो आए। सब सही से चलो, विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल और कंपलसरी है। अभी प्रीवियस ईयर की एनालिसिस देख के आपको समझ आ जाएगा। जो लोग विश्व इतिहास को एंशिएंट जमाने से समझ रहे हैं कि हम लोग प्राचीन से शुरू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, मेसोपोटामिया वगैरह कुछ नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक विश्व इतिहास जिसको हम लोग कहते हैं वो पढ़ना है। उसके पीछे का कारण भी है, पिछले 10 से 12 सालों के अंदर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो कभी भी मध्यकालीन या प्राचीन से रिलेटेड हो विश्व इतिहास का। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आधुनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक का मतलब बात हो रही है अप्रॉक्स 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी। सिर्फ इन 3 सेंचुरीज के अंदर का विश्व इतिहास हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि लिमिटेड क्लासेस होते हैं, लिमिटेड हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इसके अंदर। तो उसी लिमिटेड टॉपिक्स के साथ में हमको सारे सिलेबस को कवर करना है, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें आपको बता दूं विश्व इतिहास के बारे में, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको। GS 1 का टॉपिक है, ठीक है, यूपीएससी पीसीएस के अंदर भी यही सेम पैटर्न। GS 1 के अंदर जो वर्ड हिस्ट्री है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी फॉर्म में हर साल पूछे जाते हैं। इसका ये मतलब हो गया 30 नंबर से लेकर 45 नंबर तक ये मार्क्स, 30 मार्क्स से 45 मार्क्स तक ये पेपर आपको दे देता है राइटिंग फॉर्म में। और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग क्लास के अंदर पढ़ेंगे डिट्टो वही आपको लिखना रहेगा आंसर के अंदर, कुछ अलग नहीं, सेम वही लिखना होगा। 30 से 45 नंबर, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ये 45 नंबर में भी आ जाएगा, है ना। तो आपको जो वर्ड हिस्ट्री है एक अच्छा एवरेज दे सकती है, जिससे आप अपने मेंस के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, एक क्वेश्चन था, एवरेज बता रहा हूं मैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन था और उसमें 2 क्वेश्चन को जो हम लोग तो 2 क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड था वर्ल्ड हिस्ट्री से और मॉडर्न इतिहास के बारे में भी उसमें कुछ चीजें लिखनी है। ठीक है, वो पैटर्न आप लोग देखोगे धीरे धीरे किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, क्या होता है विश्व इतिहास के बारे में। कुछ चीजें सिलेबस एंड पैटर्न दिख रहा है कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, क्या मतलब है दिख रहा है, क्या मतलब सिलेबस है ही नहीं क्या इसका कुछ है ना सिलेबस, तो कुछ ना कुछ तो सिलेबस है। सिलेबस पैटर्न देखने से पहले एक नजर आप लोग की यहाँ पे डाल लीजिए जरा। देखो अंग्रेजी में है, हिंदी में बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन कब कब पूछे गए इसमें से। 2022 के अंदर और 23 के अंदर भी 2 क्वेश्चन है, उसकी भी बात बता दे रहा हूं मैं आपको। 22 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी मैं कल बात कर रहा था,
18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर वर्ड के अंदर क्या चेंजेस हो रहे थे उस समय, ठीक है। वर्ड के अंदर पूछा गया था या इतिहास के अंदर पूछा गया था, ये शब्द इतिहास लिखा हुआ था वहां पे। अब इतिहास शब्द लिखा हुआ तो वहां पे वर्ड हिस्ट्री का आपको लिखना पड़ेगा। वर्ड हिस्ट्री के बारे में फ्रांस की क्रांति लिखनी पड़ेगी आपको, जर्मनी का यूनिफिकेशन लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें वहां लिखनी पड़ेगी। तो 22 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, 23 के अंदर भी मॉडर्न इरा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ब्रिटिश एम्पायर कॉलोनियल जो कॉलोनियल पावर्स होती हैं, उन कॉलोनियल पावर्स का इंपैक्ट क्या पड़ रहा था पूरी दुनिया के ऊपर, तो वो कॉलोनियल पावर का इंपैक्ट वहां पे पूछा गया था, ठीक है। तो वो भी किसी से रिलेटेड है, वर्ड हिस्ट्री से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। 21 का क्वेश्चन देख लीजिए, सीधा सीधा आपको कीवर्ड्स पे देखना है किससे क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अभी वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, कौन कौन सी पावर किधर थी किधर नहीं थी वहां देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 और 2 दोनों वर्ल्ड वॉर के बारे में मेंशन करना है। यहाँ देख लीजिए अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, एक अगला टॉपिक है जो 2019 के अंदर पूछा गया है कभी, ठीक। इसके बाद में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, ये स्ट्रगल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हुआ था कुछ, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मतलब ब्रिटेन के अंडर में एक पावर और थी जो अफ्रीका की थी, ये भी आप लोग को पता है अच्छे से। तो वो लोग उस समय क्या संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ में, थोड़ा सा इंपैक्ट वहां पे हमको इनके बारे में भी देखना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगला क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, ये वर्ल्ड इतिहास का, विश्व इतिहास का पहला ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कहां पे हुआ तो पूछा जाता है इंग्लैंड के अंदर हुआ था, और इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों हुआ, इसके पीछे भी कारण पूछे जाएंगे, तो उसकी बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब जर्मनी का, हाँ, जर्मनी का रोल पूछा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। पावर नाजी, तो आपने सुनोगे ना, नाजी की पावर एक डेवलप हुई थी, हिटलर ने डेवलप की थी, तो वो नाजी का कॉन्सेप्ट क्या था वो मेंशन करना होगा इन वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि फिर वही जो मैं कॉलोनियल पावर्स की बात कर रहा हूं बार बार, उसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये एक अलग टॉपिक है ना। पॉलिटिकल पावर्स का एक अलग से टॉपिक है, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे, वो भी एक टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। स्विस क्राइसिस के बारे में पूछा 1956, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं रोल ब्रिटेन का जब हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वहीं पे स्विस कैनाल के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 14 के अंदर क्वेश्चन देखिए किस तरीके के पूछे गए, फिर स्विस कैनाल के बारे में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 के अंदर, ठीक है। लेनिन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मार्क्स भी पढ़ना है, लेनिन भी पढ़ना है, मसोलिनी भी पढ़ना है, हिटलर भी पढ़ना है, तो ऐसे कुछ लोगों को पढ़ना है, वो लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे हम लोग। 1921 वाला जो लेनिन है इसी के फॉर्म में। फिर देख लीजिए एक बार और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंट्रीज के बेसिस पे भी कभी कभी पूछा गया कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कैसा इंपैक्ट रहा है, ठीक है। तो वो भी प्रभाव हम लोग देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। अफ्रीका के बारे में फिर से अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगेन फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, और फिर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आर्थिक पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि बिखराव हो गया था दुनिया के अंदर, वो वर्ल्ड वॉर के बाद जो शुरू हुआ उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस की गई है। मतलब बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो फेज है, इस फेज की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन 2013 से लेकर अगर 23 तक हम लोग देखें तो कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देखोगे कहीं मध्यकालीन का कोई क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, या कहीं पे भी प्राचीन का कोई क्वेश्चन दिख रहा हो, ठीक है। विश्व इतिहास में भी मध्यकालीन और प्राचीन का पार्ट आता है, बट कहीं भी सिलेबस के अंदर, यूपीएससी के सिलेबस के अंदर उसको मेंशन बहुत ही इनडायरेक्ट वे में किया गया है। मतलब आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि विश्व इतिहास में भी कोई ना कोई ऐसी, जैसे भारत के अंदर कुछ सल्तनत रही है, भारत के अंदर कुछ सिविलाइजेशन रहे हैं, ऐसे सिविलाइजेशन पहले भी कभी रहे होंगे, है ना। सिर्फ इतना आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्राचीन या मध्यकालीन, इसलिए उसकी कोई चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ये टॉपिक सीधा सीधा पूछे जाते हैं आपसे, तो हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कुछ सिलेबस और पैटर्न हम लोगों ने डिजाइन किया है, और वही सिलेबस पैटर्न किस तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और उसी के इर्द गिर्द आपको सब पढ़ना है, उसकी बात करेंगे। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, तो किसी को पता है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना होता है? विश्व इतिहास के लिए कोई सोर्स है, कोई किताब है कहीं से कुछ, जैसे हर सब्जेक्ट के लिए किताब होती है?
हाँ 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ। सर इतना कवर नहीं है एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी में इतना कवर नहीं, खबर नहीं, जितना है बहुत सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लैंग्वेज भी वही आती है। 16वां वगैरह इतना तो दे रखा है बस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मिलेगा, अमेरिका का मिलेगा आपको, जर्मनी इटली भी मिल रहा है, वहाँ पे पुनर्जागरण भी मिल रहा है, तो सारी चीजें लगभग कवर की है उन्होंने। ठीक, तो अगर आप एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं की पढ़ लो, ठीक, उसके बाद यहाँ सारे क्लासेस के अंदर बैठ जाओ, जो भी 15 क्लास होने वाले हैं हम लोग के वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। और तीसरी चीज मैं नोट्स भी दूंगा, ठीक है, तो जितने प्रॉपर नोट्स होंगे वो सारे के सारे नोट्स भी आप लोग को देता रहूंगा। तो इन 3 चीजों को अगर आप लोग कायदे से कर लोगे तो फिर विश्व इतिहास के अंदर आप लोग का कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आप करके आएंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात? इससे ज्यादा आएंगे? हाँ इससे ज्यादा आएंगे नहीं, वही तो बता रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप लोग करके आओ। चलो सिलेबस और पैटर्न के ऊपर आते हैं। इसलिए नहीं लिखा था यहाँ पे क्योंकि हमको चर्चाएं करनी है हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एक एक करके पूरी की पूरी डिटेल के अंदर मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप लोग भी उसको नोट करते चले जाइएगा। पहला तो टॉपिक यहाँ पे होगा औद्योगिक क्रांति, जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलेंगे, जिससे जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के 4 फेजेस हैं टोटल, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 भी चल रहा है आज के समय में, आज के समय में करंट इवेंट्स के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो देखोगे औद्योगिक क्रांति 4.0 क्या है, पूछा गया है एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में। ये करंट के सिनेरियो के अंदर चलने वाली कुछ चीजें हैं। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को लीड कौन कर रहा है? जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पहली बार दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले इंग्लैंड में आया। कहां पे? इंग्लैंड में आया। तो सबसे पहले लीड किसने किया? इंग्लैंड ने किया। उसके बाद अमेरिका का रोल पूछा गया। उसके बाद फिर सदर्न ईस्टर्न जो पूरा का पूरा रीजन है हमारा, जिसके अंदर जापान वगैरह का हम लोग पार्ट देखते हैं, इन लोग ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड किया। आज के समय में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर कोई लीड कर रहा है तो वो कंट्री है भारत। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या है? ठीक, अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूं तो इंडस्ट्रियल का मतलब है इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई और ये एक नया फॉर्मेशन था दुनिया के अंदर। इससे पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता था, लोग हाथों से काम करना पसंद किया करते थे। ठीक, इंडस्ट्रीज लगी तो इसने क्या करा? ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया। जहां समझना है पूछ लेंगे। इसने क्या करा? ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया। मतलब मानव जितने भी एफर्ट्स किया करता था, जो भी कार्य किया करता था, वो मशीनों से करने लगा, इंडस्ट्रीज के थ्रू करने लगा। तो ये चीजें रिड्यूस होना शुरू हो गई। रिवॉल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? फंडामेंटल चेंज जब भी आता है, जब भी कोई मूल किसी भी तरीके का परिवर्तन आता है किसी भी चीज के अंदर, अब वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे रिवॉल्यूशन हम लोग बेसिकली लड़ाइयों में पढ़ते हैं, वॉर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक पावर को हटा के दूसरी पावर को वहां पे स्थापित कर दिया जाता है। अब वो जनता की पावर भी हो सकती है, दूसरे किसी व्यक्ति की पावर भी हो सकती है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फंडामेंटल चेंज इन एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज में मूल परिवर्तन कर रहे हैं, वो क्या होगा? आपका रिवॉल्यूशन या क्रांति कहलाता है। तो फंडामेंटल चेंज किसके अंदर हुआ? यहाँ ह्यूमन के एफर्ट्स के अंदर हुआ, जब इंडस्ट्रीज बनी। तो इसी को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 2 वर्ड से दोनों को ब्रेक करके अगर हम लोग देखें तो इसकी मीनिंग यही है। ठीक, दूसरे टॉपिक पे आ जाओ, पढ़ेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कहां से आया, कैसे आया, क्या क्या प्रभाव थे इसके। औद्योगिक क्रांति के बाद में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। चलो, और फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ बता दो। 1789 सुना है आप सबने, पहले भी हम लोग आधुनिक इतिहास में भी इसकी थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली यहां पर एक वर्ग था जिसके बीच में हुआ, ये वर्ग था क्लर्जी। ठीक है, अभी सब बता दो, सारी चीजें समझ आएंगे आपको। ये वर्ग था नोबल्स और ये वर्ग था कॉमन पीपल। ठीक है, हिंदी में चले जाए तो ये है पादरी वर्ग। ठीक है, ये है राजवंश का पूरा और ये है
हाँ, सामंतवाद कह लो इनको या फिर कॉमन पीपल कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, सामान्य लोग भी कह सकते हो। ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो पूरा का पूरा संघर्ष था वो इन तीनों के बीच में था। ठीक, इन तीनों के बीच में ऐसे था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो एक हायरार्की में डिवाइड थी। हायरार्की का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो आज के समय में हम लोग देखते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। आज के समय में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम लोग पोस्ट के बेसिस पे देखें तो जैसे डीएम की पोस्ट सबसे ऊपर होती है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं एडीएम की पोस्ट होती है, सीडीओ साहब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में तीसरी पोस्ट हम लोग एसडीएम की देखते हैं, ठीक है। एसडीएम के बाद में फिर आप लोग देखते हो एक चौथी पोस्ट आती है जिसके अंदर तहसीलदार, लेखपाल वगैरह। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, पोस्ट हायरार्की जो आज के समय में चल रही है। ऐसी हायरार्की कास्ट सिस्टम में भी होती है, जैसे ब्राह्मण देखते हैं हम लोग, क्षत्रिय देखते हैं, वैश्य देखते हैं या फिर शूद्रास देखते हैं, ये भी कास्ट हायरार्की के फॉर्म में देखते हैं। तो एक ऐसी हायरार्की यूरोपियन सोसाइटी में उस समय चला करती थी। यूरोप के अंदर जो सबसे टॉप पोजीशन ग्रहण करते थे वो होता था पादरी वर्ग, मतलब रिलीजियस लोग होते थे, धर्म का सबसे ऊपर वहां पे दर्जा माना जाता था। ठीक है, ये कर सकते हैं कि जो जल्दी बोलो जल्दी। मतलब चर्च में वो नहीं होते फादर्स टाइप। हाँ, बेसिकली भाई पादरी इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लर्जी जो ग्रुप है, एक रिलीजियस ग्रुप टॉप पे रहा करता था, इनकी सब लोग बात माना करते थे जो ये लोग कहा करते थे। उसके बाद नॉबल्स होते थे, राजवंश। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है लॉर्ड्स एंड लेडीज, ठीक है। लॉर्ड्स एंड लेडीज का मतलब राजा और महारानी, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो इनके बाद में जो आता था सेकंड ग्रुप वो ये हुआ करता था। तीसरे पे कॉमन पीपल आते थे जिनको सामंत या सामान्य लोग हम लोग कहते थे। ठीक, होता क्या था, क्लर्जी वर्ग के लोग जो कहा करते थे नॉबल उसको फॉलो किया करते थे, राजवंश के लोग, ठीक है। क्योंकि राजवंश के लोग इस बात से डरते थे कहीं ईश्वर हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दे, ठीक है। तो उसके ईश्वर को मनाने के लिए ये लोग कहां जाते थे, भाग के क्लर्जी के पास में जाते थे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं दूं, अगर यहाँ पे नॉबल्स है, राजा है, राजा ने किसी कॉमन पीपल को फांसी की सजा दे, बाद में पता चला इसकी तो हमने हत्या गलत तरीके से कर दी, नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो ये भागते हुए किसके पास जाएंगे, क्लर्जी के पास में, और उनसे पूछते थे उपाय बताइए, अब तो हमसे ईश्वर नाराज हो जाएंगे, हमने तो गलत तरीके से एक हत्या कर दी, ठीक। तो क्लर्जी लोग इनको सजेशन दिया करते थे, आपका जो भी पाप है वो धुल सकता है, वो सही हो सकता है, एक तरीका है। तो इन्होंने बोला क्या तरीका है, बोले आप भूमि दान कीजिए, ठीक है। भूमि दान का मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये दान किसको करना है, तो इन्होंने बोला हमको दान कीजिए। अगर आप हमको दान करेंगे तो फिर आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक। हत्या किसकी हुई, इसकी, मुआवजा तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है, क्लर्जी, टॉप वर्ग के लोग उठाया करते थे। तो ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो लगातार बढ़ रही थी। ये दोनों वर्ग के लोग किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, कोई टैक्स नहीं, सारा टैक्स उठा के कौन दिया करते थे, कॉमन पीपल। उससे ये लोग जिंदा थे, उससे ये लोग जिंदा थे, ठीक है। पूरी खेती, पूरा जितना भी फार्मिंग, सारा का सारा प्रोसेस इन लोग को करना पड़ता था, ठीक है। धान, गेहूं, चना, गन्ना सब ये खा रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस सोसाइटी के अंदर, जहां पे इक्वलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। फ्रांस की क्रांति सिर्फ हुई इस वजह से कि वो लोग इस वर्ग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हालांकि ये धार्मिक वर्ग था, लेकिन ये धार्मिक वर्ग लोगों का शोषण कर रहा था, इस वजह से लोगों ने उस धार्मिक वर्ग को उखाड़ के फेंक दिया। और जब ये धार्मिक वर्ग हटा तो इस धार्मिक वर्ग के बाद में नॉबल्स भी कहीं के नहीं रहे, क्योंकि जब लोग अपने धर्म को साइड फेंक देंगे तो फिर राजा रानी के कहां थे, है ना। तो उन्होंने इनके अगेंस्ट में एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन किया और राजाओं को वहां से हटा के फेंका, और फिर वहां पे जो रूल आया वो आया सामान्य लोगों का रूल। ये है पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और डिटेल में इसके बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, अब अमेरिका की क्रांति क्या है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है। अमेरिका भी एक कॉलोनियल पावर के अंडर में था, और वो कॉलोनियल पावर अगेन फिर कौन है, ब्रिटेन, ठीक है। ये भी ब्रिटेन के गुलाम थे अमेरिका के लोग। अमेरिका के लोगों ने लेकिन ब्रिटेन से अपने आप को आजाद बहुत जल्द करा लिया, ठीक। तो एक चीज है वो ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ का पार्ट अमेरिका है या नहीं है,
कॉमनवेल्थ का पार्ट अमेरिका है या नहीं है? देखते हो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह होते हैं, अमेरिका उसमें कभी खेलता है? कॉमनवेल्थ का पार्ट अमेरिका है, उस संस्था का, उस संगठन का पार्ट है या नहीं? मैंने एक चीज आपको बताई थी, जितने भी लोग ब्रिटेन की पावर के अंडर में रहे वो सारे के सारे लोग कॉमनवेल्थ का पार्ट है, ठीक। लेकिन यहाँ पर 19th सेंचुरी में अमेरिका ने आजादी ले ली। 19th सेंचुरी में कॉमनवेल्थ जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट तो 20th सेंचुरी में आया। तो 20th सेंचुरी में ब्रिटेन के जितने भी लोग गुलाम थे वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ का पार्ट बने। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका कॉमनवेल्थ को बिल्कुल भी नहीं मानता है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग रिवॉल्यूशन है। यहाँ पे भी आप कई सारी चीजें ऐसे देखेंगे कि लोगों ने जो यहाँ पे इंग्लैंड से आजादी पाने के लिए जिस तरीके की गतिविधियां करी, उस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां भारत में कॉमन दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का वहां से आते हुए भारत पे अटैक कर देना, जापान से आर्मी कलेक्ट करते हुए भारत में अटैक कर देना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें अमेरिका के अंदर हो रही थी। उसी को भारत के अंदर कॉपी एंड पेस्ट भी किया गया, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें अगर सीखे हैं तो विश्व इतिहास से सीखे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हम लोग को यही देखना है कि अमेरिका ने ब्रिटेन से खुद को कैसे आजाद किया था, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। बहुत जरूरी, रूस की क्रांति, क्योंकि रूस हमारा सर वास्तव में बहुत अच्छा दोस्त रहा है नहीं, मतलब है भी, संबंध अच्छे हैं रूस से। रशियन रिवॉल्यूशन या फिर रूस की क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो रूस की क्रांति के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग कुछ देखने को आपको मिलेंगे जो अपनी थॉट प्रोसेस के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन लाने में सक्षम थे, ठीक है। आप लेनिन का कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं ना, तो लेनिन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है ना। ये मार्क्सवादी, मार्क्सिज्म या फिर लेनिज्म क्या है, प्रॉपर हम चीज इसको बोलते क्या है, तो ये जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी साम्यवाद आया, तो पूरा का पूरा साम्यवाद इस रिवॉल्यूशन के बाद ही डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये रूस की क्रांति पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक पूरी फिलॉसफी मिलती है हमको, एक पूरा दर्शन शास्त्र पता चलता है हमको एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका इटली का यूनिफिकेशन। हाँ, इटली का एकीकरण, ठीक है। इटली का एकीकरण, इससे एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। ये है इटली, ठीक है, समझ आ रहा है इटली? गुड, बिखरा हुआ है सर, बिखरा हुआ है। और सर यहाँ यही बात है, अभी बात वो लग रहा है कुछ भी लगे बस इटली यही था। ये जो पार्ट था यहाँ पे इसको बोला जाता था नदन इटली पोर्शन, और ये नदन इटली के पोर्शन के अंदर क्लर्जी वर्ग जो था पूरी तरीके से यहाँ पर रहा करता था, इन्हीं लोगों का विवाह करता था, ठीक है। ये नीचे का जो था सदन बोलते हैं इसको, सदन इटली का वर्ग था। यहाँ पर कुछ लोग रहते थे जो आप कह सकते हो जैसे जर्मनी, जैसे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, ठीक है, या जर्मनी के लोग थे या फिर फ्रांस के लोग थे, इन लोगों ने इस पोर्शन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो ये विदेशी प्रभाव के अंदर रहने वाला इलाका था, विदेशी प्रभाव में रहता था, ठीक है। यहाँ का पोर्शन अगर हम लोग बात करें तो जैसे किंग्स एंड क्वींस यहाँ पर रहा करते थे, उनका कब्जा यहाँ पे ज्यादा होता था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था, यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ग रहता था, कॉमन पीपल रहते थे, और ये पार्ट थोड़ा सा रिपब्लिक चीजों को फॉलो करता था, मतलब गणतंत्र यहाँ पे देखने को इस समय में मिला करता था। अब ये सब इटली है, लेकिन सबके अंदर जो विभाजन देखने को मिल रहा है ये लोगों को बहुत ज्यादा खटक रहा था। तो इटली के कुछ लोगों ने इस बात के ऊपर समझौता किया कि ये जो इटली अलग अलग बिखरा हुआ है, हम इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट इटली बनाएंगे, है ना। तो इन सब ने मिलाने की कोशिश करी पूरे इटली को। अब मिलाने में जर्मनी फ्रांस से आजादी लेके कॉमन पीपल में जुड़ गए थे,
यहाँ क्लर्जी वर्ग को समाप्त करके कॉमन लोग जुड़ गए आगे, किंग्स एंड क्वींस को समाप्त करके, तो ये पूरा क्या बन गया, एक इटली बन गया। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग जैसा सेम ये है, इसी तरीके से सेम अगला पार्ट है आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के अंदर भी सेम चीज है जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी के अंदर भी सेम यही कॉन्सेप्ट था और जर्मनी को भी बाद में इस तरीके से एकीकृत किया गया। ठीक है, कैसे किया गया, किस तरीके से किया गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग जब टॉपिक के बारे में। जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद में अगला टॉपिक 7th वाला है पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसको बोला जाता है राजनीतिक दर्शन शास्त्र। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन शास्त्र। ये टॉपिक जो दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर लिखा गया है पॉलिटिकल फिलॉसफी 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी। ये मेंशन है सिलेबस के अंदर, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में मेंशन ही नहीं है। ये हम लोग को डिकोड करना पड़ा कि कौन सी पॉलिसीज की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कम्युनिज्म की, मतलब साम्यवाद की। यहाँ पे बात हो रही है कैपिटलिज्म की, मतलब पूंजीवाद की। यहाँ बात हो रही है सोशलिज्म की, मतलब समाजवाद। ये है पॉलिटिकल फिलॉसफी के टॉपिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है बेसिक आपकी या राजनीतिक दर्शन शास्त्र, उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है, ये टॉपिक आपका यूपीएससी के सिलेबस के अंदर मेंशन है। अब क्या है साम्यवाद, कहां से इसका जन्म हुआ, कौन सी चीजों को साम्यवाद बोला जाता है, एक टॉपिक के फॉर्म में प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पूंजीवाद क्या है, कहां इसका जन्म हुआ, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से देश में पड़ा इसका, और आज के समय में पूंजीवाद को कौन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद का क्या प्रिंसिपल है, भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और भारत ने समाजवाद को क्यों अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हम लोग वहां पर डिटेल में जब सिलेबस में पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। 8वां क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फासिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फासीवाद। ठीक है, 9th कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा नाजिज्म, इसको बोलते हैं नाजीवाद। ठीक है, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग 2 पर्सनैलिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मुसोलिनी की बात करेंगे जब फासिज्म की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मुसोलिनी के बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही इसको जन्म दिया था फासिज्म के कॉन्सेप्ट को। और मैंने एक बार क्लास में फासिज्म की बात भी की है कि फासीवाद एक्चुअल में बोलते किसको, फासिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म में जिसको नाजिज्म बोला जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के मुसोलिनी के कॉन्सेप्ट को हिटलर ने फॉलो किया और हिटलर ने नाजीवाद को पूरी दुनिया के अंदर, और जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट भी देखोगे ना सुभाष चंद्र बोस का, वो नाजिज्म से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित थे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली नाजीवाद क्या है, फासीवाद क्या है, इसके बारे में विद पर्सनैलिटीज, कौन कौन इसकी पर्सनैलिटीज है उनके बारे में भी यहाँ रिसर्च हमको करनी है। अब नाजीवाद आया है जब यहाँ पे, तो फिर विश्व जो कहीं ना कहीं युद्ध हुए उनकी भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध कहीं ना कहीं इसी का नतीजा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों विश्व युद्ध की बातें करेंगे, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय। ठीक है, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय। 5वां 6ठा 7वां नोट कर लिया।
विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय, ठीक है। जितने भी लोग सिलेबस खोल के बैठे हो, नहीं बुरा नहीं कह रहा, कोई डरो मत, खोल के जो लोग भी बैठे हो वो लोग यहाँ के सिलेबस से अपने सिलेबस को मैच करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मिलती जुलती भी मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर पूरा सिलेबस डिटेल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर आप उसको कॉपी या फॉलो करने की कोशिश करोगे तो फिर यहाँ के सिलेबस से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितना मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उसको लिख जरूर लेना, बाद में चाहे पढ़ने का मन हो उससे पढ़ जरूर लेना, लेकिन इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका प्रूफ मैं अभी आपको 10 साल के पेपर दिखा के दे चुका हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। चलो बार बार अरे तो मेहनत करवाना ही चाहते हैं। अब ठीक है, विश्व युद्ध द्वितीय हो गया। अब विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, इन दोनों के बीच में जो समय चला, ठीक, अगर विश्व युद्ध 1 की बात करें 1914 से 18, ठीक, और ये यहाँ पे बात करें तो 1939 से लगभग 45, जापान में इन्वॉल्व था इसके अंदर, तो बाद यहाँ पे यहाँ तक जाए, तो ये 1918 से लेकर 1939 तक क्या हुआ, ठीक है। ये जो बीच का फेज है पूरा का पूरा, इस बीच के फेज की हम लोग को बात करनी है। तो 18 से 39 का समय है कोल्ड वॉर, इसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। क्या चीज? कोल्ड वॉर, ये फर्स्ट फेज है ना कोल्ड वॉर का। जरूरी थोड़ी कोल्ड वॉर एक ही बार होगा, बाद में भी तो हुआ। हाँ तो बाद की बात करो, मैं पहले मैं शुरू से बाद में भी हुआ, ऐसा ही कह रहा हूँ। तो ये कोल्ड वॉर जो बेसिकली जो बीच का पीरियड है वर्ल्ड वॉर 1 से 2, वर्ल्ड वॉर 2 का कारण ही कोल्ड वॉर, ठीक है। ये जो कोल्ड वॉर आपसी कंट्रीज के बीच में चलता रहा बीच में, इसने क्या करा था, सेकंड वाले वॉर को जन्म दे दिया था। तो उसकी बात यहाँ पे की जाएगी जरूर। हाँ आज के समय में भी कैसे, आज के समय तो कंट्रीज आमने सामने आ जाती हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोल्ड वॉर का 13 टॉपिक जो है वो क्या था मैं भूल गया, नहीं भूला नहीं, याद आ जाएगा, भूला 13वां टॉपिक क्या है, कोई बताओ यूरोप का एक ही कवर। हाँ रशियन रिवॉल्यूशन, वो होते वैसे साथ इसी के अंदर आएगा। क्या है तीसरा 13वां वीडियो पॉज कर देना, कोई देख रहा है। तृतीय विश्व एवं कूट निरपेक्षता का आप पर हुआ चाइना क्रांति उसी में तो आएगी, चाइनीज रिवॉल्यूशन। ये हम लोग बेसिकली जो चीन के अंदर क्रांति हुई है इसको पढ़ेंगे। यहीं पे जो पेज है 1949 वाला, जहाँ पे चीन और जापान वाली बात होगी, चीन जापान और एक चीज और है यहाँ पे तिब्बत का रोल भी आएगा, ठीक है। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसको चाइनीज रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। वियतनामी वॉर्स भी हैं, हाँ वो भी है उसके अंदर, लेकिन वो मैं बहुत हल्के से किसी टॉपिक में कवर करके पढ़ा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाल्कन कंट्रीज भी हैं, ठीक है, वो भी विश्व युद्ध का, वो भी कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का एक पार्ट बनी थी, तो वो विश्व युद्ध में ही पढ़ा दूंगा। सिलेबस में बाल्कन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी बता दो सर। बाल्कन विश्व युद्ध में ही आ जाएगा, हाँ वो विश्व युद्ध में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल मिला के 13 टॉपिक आपके जो विश्व इतिहास के अंदर 16 कौन सा कवर करने हैं। हमने 16 लिख लिया, लिखा है, मुझे 13वां बड़ी मुश्किल से याद आ रहा है, 16 की बात करता हूं। ठीक है, ये 13 टॉपिक से टोटल मिला के हाँ भाई बहुत दिया हुआ है, उतना नहीं पढ़ पाओगे, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया नोट सर, ठीक है, आगे रशियन रिवॉल्यूशन में कहीं भी पढ़ने की वजह रशिया का विक्टर वगैरह जो भी है वो सब इकोनॉमी के
सेशन आ जाएगा, वो भी उसी में आ जाएगा आगे टॉपिक में, जब वर्ड 1 2 खत्म कर देंगे। उसको जरूरी लगेगा तो अलग से टॉपिक पढ़ा देंगे। वैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ही वो टॉपिक है, उसको वहां कवर किया जाए। वो आएगा पीसी में तो। चलो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बेसिक समझने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कैसे पहुंचे, वहां तक जाने के लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन फेज बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर परिवर्तन का काल कहते हैं। आप लोग देखिए कि हर एक इतिहास के अंदर जब भी कोई भी इतिहास एक इतिहास से दूसरे इतिहास में जा रहा है, जैसे प्राचीन से मध्यकालीन में जब हम लोग जाते हैं, मध्यकालीन से आधुनिक में जाते हैं, या आधुनिक से अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, तो हर जगह एक ट्रांजिशन फेज होता है, ठीक है, जिसको परिवर्तन का काल बोला जाता है। ऐसे विश्व इतिहास के अंदर जो भी टॉपिक्स हम लोग ने सिलेबस के फॉर्म में लिखे, ये सारे के सारे टॉपिक्स का इजाद कहां से हुआ, ये सारे टॉपिक्स आए कैसे, इसमें भी एक परिवर्तन का काल रहा, ठीक है। और वो परिवर्तन का काल कैसे है और कहां से आया, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमको करनी है कि ट्रांजिशन फेज विश्व इतिहास के अंदर हम कहते किसको हैं, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है, ठीक है। एक तो है हमारा प्री मॉडर्न एरा और एक है हमारा पोस्ट मॉडर्न एरा। ठीक है, प्री मॉडर्न एरा और पोस्ट मॉडर्न एरा, मतलब बेसिकली इसको बोला जा रहा है कि ये आधुनिक इतिहास जो हम लोग बात करते हैं, कौन सा आधुनिक इतिहास, विश्व के आधुनिक इतिहास का। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, विश्व का आधुनिक इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विश्व का आधुनिक इतिहास या पोस्ट हटा दो इसको, पोस्ट हटा दो, कंफ्यूज हो जाओ, मॉडर्न एरा, ठीक है। प्री मॉडर्न एरा और मॉडर्न एरा, मतलब आधुनिक भाग की बातें हम लोग कर रहे हैं और आधुनिक भाग से जस्ट पहले क्या हो रहा था दुनिया के अंदर, उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये यहां से यहां तक मूव कैसे कर गया, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये है पूर्व आधुनिक काल, ये सब विश्व इतिहास का है, ध्यान रखिएगा, और ये है आधुनिक काल, ठीक। अब कुछ चीजें हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आधुनिक काल के अंदर हम लोग जब पहुंचे, तो आधुनिक काल के अंदर पहुंचने से पहले की क्या परिस्थितियां थी और आधुनिक काल में पहुंचने के बाद की क्या परिस्थितियां है। जब आप ये सारी परिस्थितियां समझ जाओगे तो विश्व इतिहास का कोई भी टॉपिक हम लोग अगर उठाएंगे तो वो टॉपिक आप लोग को क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। जैसे पूर्व आधुनिक एरा जो है वो फ्यूडल इकोनॉमी की बातें करता है, ठीक है, इसकी बातें करता है फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी समझते हैं? नहीं समझते। हिंदी में पता क्या कहते हैं? फ्यूडल, सामंतवाद। देखो एक बार सर्च करो, फ्यूडल सामंतवाद नहीं बोलते, सामंत ही बोलते हैं, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, सामंती व्यवस्था लिख सकते हो इसको, चलो ठीक है, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, सामंती आर्थिक व्यवस्था बोलो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूडल इकोनॉमी की बात हो रही है, सामंती आर्थिक व्यवस्था। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो फ्यूडल इकोनॉमी से जो कन्वर्जन हुआ था, वो कन्वर्जन बेसिकली हो गया था रिपब्लिक पॉलिटी के फॉर्म में, रिपब्लिक, ठीक है। गणतंत्र राज व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आप लोग को समझाता हूँ थोड़ा, ठीक। फ्यूडल इकोनॉमी, यहाँ पे बात जो होती है हायरार्की की होती है, ठीक है। फ्यूडलिज्म बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंडेंटली किसके ऊपर है, हायरार्की के ऊपर है। मतलब
जो बंटवारा है वो बंटवारे के बेसिस पे ये चीजें डिवाइड होती है। इकोनॉमी क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है, तो अगर जो व्यक्ति सबसे नीचे दर्जे पे है वो व्यक्ति यहाँ पे अर्थव्यवस्था को पूर्ण कर रहा है ऊपर दर्जे के लोगों की, ठीक है। मतलब नीचे का व्यक्ति ऊपर के व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को संभालने में जहां पे भी काम आता था वो सिचुएशन क्या कहलाती थी, फ्यूडल इकोनॉमी की सिचुएशन कहलाया करती थी। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई, जैसे क्लर्जी था, ठीक है। क्लर्जी के बाद मैंने आपको बताया जो नॉबल्स हुआ करते थे, ठीक है, और उसके बाद में मैंने कॉमन पीपल बताया, ठीक है। अभी पीछे बता तो चुका हूं, ठीक है। क्लर्जी का मतलब पादरी बेसिकली, ठीक है, और नॉबल्स का मतलब राजवंश, और ये हमारे समाज में। तो ये कॉमन पीपल यहाँ पर नॉबल्स को सारा का सारा टैक्स उठा कर दिया करते थे, और नॉबल्स जो राजवंश था वो अपनी प्रॉपर्टीज या जो भी चीजें थी दान किसको किया करते थे, क्लर्जी वर्ग को दान किया करते थे। मतलब यहाँ की जो सामंत व्यवस्था अगर आप इसको कह रहे हैं तो ये सामंत व्यवस्था कैसे चला करती थी, कॉमन पीपल फुलफिल करते थे नॉबल्स की सारी नीड्स, और नॉबल्स किसकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, क्लर्जी की नीड्स को फुलफिल करा करते थे। तो एक वर्ग का जो विभाजन होता था, एक वर्ग दूसरे वर्ग को पूरी तरीके से यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, लेकिन इस वर्ग के अंदर एक चीज जुड़ी हुई होती थी जिसको बोलते थे एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम लोग शोषण कहते हैं, ठीक है। नीचे वर्ग के लोगों का लगातार ऐसी इकोनॉमी के अंदर शोषण देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये शोषण का जो काल था ये हमारा पूर्व आधुनिक इरा के अंदर बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इस काल से ट्रांजिशन हुआ, परिवर्तन का काल आया, लोगों के अंदर ये बात समझ में आई लोगों को कि ये जो चीज हो रही है वो गलत है, ये व्यवस्था गलत है, इस व्यवस्था से एक नई व्यवस्था में मूव करना पड़ेगा। जब ये मूव करे तो वो क्या कहलाई, रिपब्लिक पॉलिटिक। अब इसके अंदर कोई भी फ्यूडलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके अंदर कोई हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ सभी वर्ग के लोग सामान्य थे। यहाँ पे जब गणतंत्र की बात हो रही है तो जो किंग्स होंगे, जो क्वींस होंगे, उनको यहाँ पर एक्सट्रीम राइट्स नहीं दिए जाएंगे। एक्सट्रीम राइट्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि शोषण नहीं कर सकते वो नीचे वर्ग के लोगों का, जो चाहे वो नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार किसके पास में होंगे, जनता के पास में होंगे, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब बेसिकली यही है कि लोगों को उनके अधिकार जब मिलने लगे वो राज्य व्यवस्था दुनिया के अंदर अब लागू होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये परिवर्तन का काल कहां से पहुंचा, फ्यूडल इकोनॉमी से रिपब्लिक पॉलिटी की तरफ मूव कर गया। तो अब हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे, वर्ल्ड इतिहास, वो इसी के ऊपर बेस्ड होकर पढ़ेंगे कि दुनिया के अंदर जो संघर्ष चल रहा है वो चल किसके लिए रहे थे, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए और इस चीज को पाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये परिवर्तन का एक काल दुनिया में देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है पूरी की पूरी रिलीजियस नॉर्म्स की, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो धार्मिकता की बात करोगे, ठीक है। किसकी, रिलीजियस नॉर्म्स की बातें हो रही है, धार्मिकता की बातें हो रही है। यहाँ पे लोग इतना धर्म को फॉलो करते थे कि क्लर्जी वर्ग के लोग जब भी कोई भी ऑर्डर पास किया करते थे या कुछ भी किया करते थे, कुछ भी बोला करते थे, तो वो मानना लोगों के लिए कंपलसरी हुआ करता था, ठीक है। उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता था कि वो टैक्स देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये उनके लिए कंपलसरी था, क्योंकि क्लर्जी ने बोल दिया आपको देना ही है। लेकिन लोगों को जब धीरे धीरे ये बात समझ में आई तो लोगों ने रिलीजियस नॉर्म्स को छोड़ा, और रिलीजियस नॉर्म्स को छोड़ के इन्होंने जो कॉन्सेप्ट अपनाया वो था लिबरलिज्म का, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म होता है। लिबरलिज्म बेसिकली आजादी से रिलेटेड है ना। तो हिंदी में एक शब्द आता है इसके लिए, ढूंढ लो और देख लो क्या होता है। हाँ, उदारीकरण, उदारीकरण, हाँ, उदारवाद, उदारवाद, ठीक है। लिबरलिज्म बेसिकली क्या है, उदारवाद, ठीक है। तो रिलीजियस नॉर्म्स, धार्मिकता से लोगों ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया और लोग कहां पे पहुंचे, उदारवाद की तरफ पहुंचे। अब बेसिकली इसका मतलब यही है कि लोग रिलीजियस नॉर्म्स को जो फॉलो करते थे वो क्लर्जी के आदेशों पे फॉलो किया करते थे, क्लर्जी जो बोला करते थे वो माना करते थे। अब क्लर्जी का अगर ऑर्डर आता था कि आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, किसी प्रॉपर्टी को दान करना है, और वो प्रॉपर्टी दान किसको की जाती थी, वो उठाकर सीधा क्लर्जी वर्ग को दान की जाती थी। तो इसके अंदर लोगों ने ये बात सोचना शुरू करी कि हमारा जो ईश्वर है
जिसको पहुंचाने के साधन क्लर्जी वर्ग के लोग हैं। अगर ईश्वर ऐसी डिमांड करता है तो हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। पर ईश्वर तो बैठ के करप्शन नहीं कर रहा होगा ना कि प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, पैसा चाहिए मुझे, ये सब चाहिए, है ना। विभाग के लोग कर सकते हैं बैठ के, लेकिन ऊपर के लोग, ठीक है। तो जो रिलीजियस नॉर्म्स बेसिकली जो धार्मिकता वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लर्जी वर्ग उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों से धर्म का जो पालन करने के आधार पे ये जो गलत चीजें उनसे करवा रहे थे, वो गलत चीजों के बारे में लोग समझ चुके थे इस दौर तक। तो ये दौर खत्म करके लोगों ने सीधा सीधा उदारवाद की तरफ मूव किया, ठीक है। एक प्रॉब्लम और थी कि आप धार्मिकता इतना करते रहते हो, ईश्वर हमें बचाएगा आगे, ईश्वर बचाएगा आगे। तो इस समय में ये वो दौर है जिस समय में ऑटोमन एम्पायर ने अटैक कर दिया था रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, रोमन एम्पायर खत्म कर दिया। अब वो भी एक धार्मिक लड़ाई कह सकते हो आप, मतलब क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई आप उसको कह सकते हो। मतलब यहाँ पे सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले यूरोप के अंदर लोग थे। अब इनके ऊपर जब अटैक किया एक मुस्लिम पावर ने, तो इन लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि हमारे ईश्वर कहाँ गए, कहाँ गए हमारे ईश्वर। जो हमें इस्लामिक पावर ने जब अटैक किया तो उससे क्यों नहीं बचा पाए। आप तो हमेशा कहते थे कि ईश्वर मदद करेगा हमारे आगे, हमें बचाएगा आगे, और उन्होंने तो आगे हर एक चीज समाप्त कर दी, खत्म कर दिया, क्यों नहीं बचा पाया आगे, ठीक है। तो लोगों के जब लॉजिकल क्वेश्चंस आए तो उन लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर ये लोग नहीं दे पाए। इन्होंने यही बोला हमें क्या पता, है ना। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली जब ये लोग आंसर नहीं कर पाए तो लोगों ने उदारवाद की तरफ मूव करना शुरू किया। और उदारवाद बेसिकली वही है कि लोगों को इस बात का अधिकार मिल गया कि हम इनके लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। हमारा ईश्वर से कनेक्शन होगा तो डायरेक्ट होगा, हम जब बात करेंगे ईश्वर से डायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम धर्म को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने धर्म ही छोड़ दिया, बोले ऐसे धर्म का हम लोग करेंगे क्या जो हमें जिंदा नहीं रख पा रहा है। क्योंकि जब ऑटोमन ने अटैक किया ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा जितनी भी खेती या किसानी जो लोग किया करते थे वहां पे, जो भी लोग वहां पे फार्मिंग किया करते थे, वो सारे लोगों की फार्मिंग खत्म हो चुकी थी लगभग, ठीक है। और वो लोग वहां से भाग भाग के कहां जा रहे थे, इंडिया की तरफ कोई भाग रहा है, कोई अमेरिका की तरफ भाग रहा है। तभी तो इन रास्तों की खोज होना शुरू हुई थी, है ना। तो ये बेसिकली जो रिलीजियस नॉर्म्स थे ये फेल हो गए थे पूरी तरीके से, और यहाँ पे जो उदारवाद है उसको जन्म मिल गया। और उदारवाद ने जो चेंज करना शुरू किया यही कहलाता है कि जो विश्व इतिहास के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ये सब चीजें इसी वजह से होना शुरू, ठीक है। ये दोनों बातें समझ आ गई। चलो इसका मतलब समझते हो क्या? वॉर बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, मतलब बेसिकली क्रूसेड को जो हम लोग बोलते हैं वो एक युद्ध बोलते हैं, और ये युद्ध धार्मिक युद्ध होता है, हाँ या धर्म युद्ध आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो क्रूसेड का मतलब बेसिकली वही है, धार्मिक युद्ध। अभी इसी की मैं बात कर रहा था आपसे, जब ऑटोमन एम्पायर ने अटैक किया इन लोगों के ऊपर, तो फिर क्रिश्चियनिटी पूरी तरीके से यहाँ यूरोप के अंदर सिमटती हुई दिखाई देती है। और जब ये क्रिश्चियनिटी सिमटती हुई दिखाई दी तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला कि क्रिश्चियनिटी अगर एक्चुअल में यहाँ पर है और आप उसको पूरी तरीके से क्लर्जी वर्ग के लोग अगर आप इस बात को मानते हो कि क्रिश्चियनिटी ईश्वर के द्वारा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट की जा रही है, तो फिर इस्लामिक पावर उसको इतनी बुरी तरीके से कैसे दबा सकता है, ठीक है। तो ये क्रूसेड इन दोनों के बीच के युद्ध की कहानी है, बेसिकली ऑटोमन वर्सेस यूरोपियन पावर्स, ठीक है। अब यूरोपियन का सबसे बड़ी पावर तो रोमन ही है, तो हम लोग यहाँ पे रोमन की बात करते हैं। तो ये जो धर्म युद्ध चला, इस धर्म युद्ध ने वहां के लोगों की सोच के अंदर जो परिवर्तन की, उस परिवर्तन ने भी कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन फेज का काम किया है। तो लोग धर्म युद्ध से जो थे वो सीधा सीधा मूव करे, ठीक है, और मूव करके धर्म युद्ध से किधर बढ़ना चाहिए उन्हें? क्या लगता है आपको, अगर कोई इंसान धर्म युद्ध से ओवरकम करना चाहता है तो वो ओवरकम करके किधर बढ़ना चाहेगा? लिबरलिज्म के लिए,
चलो वो तो नीचे बात कर ली हमने, लेकिन जागरण के लिए, पूरा जागरण उधर जागरण के लिए हाँ बात इसकी थोड़ी सही है, लेकिन और थोड़ा समाज धर्म युद्ध से अगर इंसान ओवरकम नहीं कर पा रहा है, जीत नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग किसकी तरफ मूव करेंगे? अब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रांस के अंदर, फ्रांस ही मान लो, चलो फ्रांस के अंदर अगर वहां पर एक धर्म युद्ध चल रहा है, मतलब किसी बाहर की पावर ने आगे ऑटोमन ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और फ्रांस के अंदर वो फ्रांस पावर खत्म हो गई, हार गई और ऑटोमन वहां से वापस चला गया। अब वहां के लोग धर्म युद्ध से ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे, या तो वो फिर वापस धर्म को फॉलो करना शुरू कर देंगे जिस धर्म को कर रहे थे, लेकिन वो धर्म तो कमजोर दिख रहा है उन्हें अब, ठीक है, ये धर्म कमजोर दिख रहा है या यहाँ के जो लोग हैं वो कमजोर हैं जो धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हटाया जाए। यही तो करेंगे लोग, धर्म को बचाने के लिए यही तो करेंगे, अपने धर्म को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों करेंगे। तो ये धर्म युद्ध बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया? राजनीतिक युद्ध में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल वॉर्स, राजनीतिक युद्ध। और राजनीतिक युद्ध जो होते हैं बेसिकली बिटवीन द कंट्रीज भी होते हैं और विद इन द कंट्रीज भी होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यूरोप के अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी जो युद्ध होगा उसको भी हम लोग राजनीतिक युद्ध कह सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि एक कंट्री की दो स्टेट के बीच में भी युद्ध अगर होगा तो वो भी पॉलिटिकल वॉर ही कहलाएगा, राजनीतिक युद्ध कहलाएगा। तो लोग धार्मिक युद्ध से ओवरकम करने के लिए, इस क्रूसेड से ओवरकम करने के लिए मूव किधर करने लगे? राजनीतिक युद्ध। और ये वही राजनीतिक युद्ध है जिन्होंने बड़े बड़े रिवॉल्यूशन या क्रांतियां दुनिया के अंदर खड़ी कर दी थी, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, ये है ट्रांजिशनल फेज बेसिकली पूरा का पूरा, कि हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं आगे के जितने भी टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के अंदर एक ट्रांजिशनल फेज पूरा का पूरा जो परिवर्तन का काल है उसके पीछे कारण ये है कि लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठाए क्यों, वो मजबूर क्यों हो गए इस चीज के लिए। वो मजबूर अगर हो गए रिपब्लिक बनाने के लिए तो क्यों हो गए? क्योंकि कारण था फ्यूडल इकोनॉमी। वो अगर मजबूर हुए लिबरलिज्म की तरफ जाने के लिए तो कारण क्या था? धार्मिकता के आधार पर जो भी प्रिंसिपल्स थे उसको हटाने के लिए, या फिर धार्मिक युद्ध से ओवरकम करने के लिए उन्होंने राजनीतिक युद्ध में कूदना ही सही समझा, ठीक है। अब इन सब के बाद जो भी कारण जिम्मेदार हुए वो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति जो है बेसिकली, अब इसकी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हमको बात करनी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। हाँ जी, तो जो औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, औद्योगिक क्रांति बेसिकली इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर जान लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति बेसिकली है क्या और इसके अंदर क्या चीजें हम लोग को पढ़नी। औद्योगिक क्रांति का जो पिक्चराइजेशन आप देख रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही रही हैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो फैक्ट्रीज का रिवॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। और ये इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन पूरे शहर के बाहरी इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप कैसे किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है उसका एक पिक्चराइजेशन है सिर्फ। बेसिकली औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो औद्योगिक क्रांति है क्या, कहां से शुरू हुई और इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में ये चर्चा हम लोग को करनी है, ठीक है। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है रीजंस और एक होता है रिजल्ट। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपका वो सिर्फ इन दो सिद्धांतों के ऊपर है, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये दो सिद्धांत पता कर ली कि फ्रांस की अगर क्रांति हुई तो उसके पीछे कारण क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, ऐसे ही औद्योगिक क्रांति है तो उसके पीछे कारण क्या थे और उसका रिजल्ट क्या था।
अगर ये दो चीजें आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता है, विश्व इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, पूरा ओवरऑल सिलेबस मत समझ लेना, ठीक है। तो विश्व इतिहास में अगर आपको सिर्फ ये दो टॉपिक की भी समझ है तो आप समझ लीजिए कि आपको फिर विश्व इतिहास में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये दो टॉपिक के ऊपर ज्यादा काम करना है हम लोगों को। तो बेसिकली औद्योगिक क्रांति की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने बताया, अब इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा रेनेसां से, ठीक है। रेनेसां का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण बेसिकली बोला क्या जाता है, जैसे आप भारत के अंदर सुने हैं पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, है ना। ऐसे कभी क्यों बोला जाता है, कारण क्या है उनको पुनर्जागरण का पिता बोलने के पीछे, कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। क्या किया था उन्होंने? सती प्रथा को समाप्त करने में योगदान, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दिया, महिलाओं के साथ जो भी शोषण होता था उसको रोकने में योगदान दिया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया। इसलिए तो उनको बोला गया पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। क्या पुनर्जागरण कुछ ऐसी तो समस्या नहीं है कि पहले ऐसा होता था, बाद में ये सब बंद हो गया, फिर से इसको जागृत करा जा रहा है? ऐसा शब्द आप पुनर्जागरण तो नहीं समझते कि मतलब महिलाओं को शिक्षा पहले जमाने में दी जाती थी, फिर राजा राम मोहन राय उस समय में शिक्षा को महिलाओं की समाप्त कर दिया गया, और फिर बाद में राजा राम मोहन राय ने शिक्षा को शुरू कर दिया। क्या ये पुनर्जागरण था? या पुनर्जागरण का मतलब कोई एक नए सिद्धांत का जन्म होता है कि एक नया सिद्धांत आया और उसने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया, ये पुनर्जागरण होता है। क्या लग रहा है, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है? सेकंड वाला सही। समाज की स्थापना, हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भारत के इतिहास के अंदर हुई। पुनर्जागरण को समझने के लिए आप लोग एक चीज बहुत आसानी से जो मॉडर्न इतिहास है उसके कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, वो ये है कि पुनर्जागरण का मतलब राजा राम मोहन राय के समय में यही था कि जो चीजें अभी तक गलत होती थी उन चीजों को रोक दिया गया और एक ऐसा सिद्धांत लाया गया दुनिया के अंदर जो सिद्धांत शायद इससे पहले कभी हमने देखा ना हो, है ना। ये चीज थी पुनर्जागरण, जिसको रेनेसां कहते हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या औद्योगिक क्रांति पुनर्जागरण का पार्ट है या नहीं है? औद्योगिक क्रांति जैसी कोई चीज ऐसे पहले दुनिया में तो थी नहीं ना, बाद में आई एकदम से अचानक से, और अचानक से आने के बाद में इसने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज किया, है ना। तो क्या ये पुनर्जागरण का पार्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा पुनर्जागरण का पार्ट। तो पुनर्जागरण से अटैच करके हम लोग औद्योगिक क्रांति को जब पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक मतलब यही है कि हम लोग एक दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, और वो परिवर्तन जब पॉजिटिव फॉर्म में होना शुरू हो तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है, ठीक है। जब सकारात्मकता क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी, जब पॉजिटिविटी के साथ में कोई भी एक बड़ा परिवर्तन या चेंज हम समाज के अंदर देखते हैं, एक बड़ा रिवॉल्यूशन देखते हैं, ऐसे रिवॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण बोला जाता है। और पुनर्जागरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देख रहे हैं औद्योगिक क्रांति, इसलिए क्योंकि इसने ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया। मानव के जो भी उनके ऊपर बोझ पड़ा करता था, या मानव के ऊपर जितनी भी समस्याएं आती थी, हाथ से काम करना, बुनाई करना, कॉटन को जो भी जिस तरीके से उपयोग किया जाता था, या खेती से उत्पन्न हुई बहुत सारी वस्तुओं को फिर हाथ से सही करके और फिर उसको एक गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था, वस्तु के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था। इस सब चीजों को रिड्यूस करके अब सिर्फ एक मशीन आ गई, और इस मशीन ने क्या करा? उन तमाम प्रोडक्ट्स को उठा के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो ये बहुत इजी हो गया लोगों के लिए, आसानी हो गई इस चीज में, इसलिए औद्योगिक क्रांति पुनर्जागरण का पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति पुनर्जागरण का पार्ट है या नहीं, इसलिए इसके ऊपर हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। औद्योगिक क्रांति बेसिकली अब है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और समझने की अगर हम लोग कोशिश करें। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर आई। कहां पे? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर जब ये औद्योगिक क्रांति आई तो यहाँ पे आप लोग एक चीज को समझ सकते हो, यहाँ पर ये जो समय चल रहा है, समय 18वीं शताब्दी बेसिकली और 19वीं शताब्दी। इस समय में पूरी दुनिया के अंदर अगर एक सुप्रीम पावर है तो वो इंग्लैंड
पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा कोई परिवर्तन आता है तो कहाँ से शुरू होता है? इंग्लैंड से शुरू होता है। इंग्लैंड यूरोप का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट होने का मतलब ये सबसे ताकतवर पार्ट यूरोप का इंग्लैंड को बोला जाता है। तो अगर यहाँ से कोई चीज स्टार्ट होती थी तो उसका पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट पड़ता था दुनिया के ऊपर हर जगह पड़ा करता था। इंग्लैंड के अंदर जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो इसके पीछे कारण था कि इंग्लैंड ने अपने अंडर में बहुत सारी कंट्रीज को रखा हुआ था, जैसे जिसके अंदर अफ्रीका वन ऑफ द पार्ट था, अमेरिका वन ऑफ द पार्ट था, या इंडिया वन ऑफ द पार्ट था। ये वो कंट्रीज हैं जहां से इंग्लैंड बेसिकली क्या करता था, प्रोडक्ट्स को उठाता था और अपने यहाँ की फैक्ट्रीज में लाता था, उनको कन्वर्ट करके गुड्स में कन्वर्ट करता था और कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के अंदर उसका सेल किया करता था। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक नया कॉन्सेप्ट जो इंग्लैंड लेके आया था, इसकी वजह से इसको पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब ये वो समय है जिसको पूंजीवाद का दौर बोला जाता है और पूंजीवाद के दौर को दुनिया के अंदर लाने वाली कोई कंट्री और नहीं, वो इंग्लैंड ही है। ठीक है, पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ, कैपिटलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी जन्म कहां से हुआ? औद्योगिक क्रांति से ही हुआ। ठीक है, तो कैपिटलिज्म प्रॉफिट की बात करता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, लाभ को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, अगर लाभ है तो वो लाभ के सामने ईश्वर को भी रख दिया जाए तो लाभ को प्रीफर करने वाले लोग कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट उस इकोनॉमी को बोला जाता है जिसका नाम इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने इस फिलॉसफी को अपनाया था। अब इसको कनेक्ट करो जाके प्रीवियस टॉपिक से। मैंने बोला था ना, धार्मिक स्वतंत्रता इन लोगों ने गेन कर ली थी। अब ये लोग लिबरलिज्म की तरफ मूव कर गए थे, इन्होंने धार्मिक चीजों को छोड़ दिया था। बोला ना, कारण बहुत सारे थे हम लोग ने देखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जब वहां से लिबरलिज्म की तरफ मूव किए, उदारवाद की तरफ मूव किए, तो इनको अपना एक नया भगवान भी तो चुनना था, और वो नया भगवान के लिए क्या था? लाभ था। और लाभ कहां से मिलेगा? ऐसी चीजों को ढूंढो। तो ढूंढने में सबसे पहली चीज मिली इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को उठाओ, इंग्लैंड में उसका हब बनाओ, पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो जिससे, और पूरी दुनिया आकर्षित इसके बाद में होना शुरू भी हो गई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर शुरू हो गई और इसने किस किस तरीके के परिवर्तन किए, ये परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कहां से शुरू हुई इसके बारे में हम लोग ने चर्चा यहाँ पे कर। ठीक है, चलिए प्रभाव बेसिकली बात करें अगर हम लोग, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, किस तरीके से इसने दुनिया के अंदर चेंज किया। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे भाप इंजन के बारे में लिखा गया है, जेम्स वॉट का जो आप देखते हैं ना इंजन वगैरह जो भी हुआ उसके बारे में लिखा। कुछ फैक्चुअल चीजें ये जरूरी पता कहाँ पे होती है, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं कि औद्योगिक क्रांति अगर दुनिया में शुरू हुई तो उसके पीछे कौन से एक या दो लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने इसको लीड किया था। ये वो कुछ लोगों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। ठीक है, स्टीम इंजन बहुत सुना है, आप लोगों ने सुना होगा क्या कार्य करता है। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन सुना होगा आपने, कि आप कैसे विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर लेते हो, किससे? मैकेनिकल एनर्जी वगैरह से इन सब चीजों को यूज कर लेते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो आज के समय में प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ते हैं, इस सब का इवोल्यूशन कब हो चुका है? 18वीं शताब्दी में हो चुका है, और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से ही रिलेटेड है? उसका फोटो खींचिए। क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से ही रिलेटेड है? ऐसा नहीं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हर एक उस चीज से रिलेटेड है जिस चीज के अंदर मशीनीकृत चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, अगला पार्ट रेलवे भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? रेलवे के अंदर क्या मशीनों का यूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो क्या अगर हम लोग परिवहन की तरफ चले कि परिवहन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला होगा, तो क्या परिवहन को इससे ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ होगा? आपको याद है कि आधुनिक भारत के अंदर रेलवे जब बनाया गया ना बॉम्बे से थाने 1853, ठीक है, सब पता है आप लोगों को। और उस समय में जब ट्रेन चली थी तो क्या औद्योगिक क्रांति भारत तक नहीं पहुंच गई? जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर चला करती थी, वो औद्योगिक क्रांति अब भारत के अंदर पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो इस औद्योगिकरण ने क्या करा था, परिवहन को भी बहुत अलग तरीके से बढ़ावा देना शुरू किया था। अब ये परिवहन हो सकता था रोड ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में भी हो, मतलब सड़क पे चलने वाली गाड़ियों से लेकर ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलने वाली रेलगाड़ियां भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सब भी इसका पार्ट हुआ करते थे। क्या हम लोग मशीनीकृत चीजों के अंदर और कुछ चीजों को भी रख सकते हैं जिसमें फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कुछ हो रहा है? ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है? और ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो औद्योगिक क्रांति का पार्ट बनी? बैंकिंग,
ठीक है, संचार बैंकिंग हो गया और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और टेक्सटाइल्स, हाँ ठीक है, कपड़ों का जो व्यापार बेसिकली था वो भी उसका पार्ट हो गया ना, इंडस्ट्रीज का पार्ट हो गया, वो तो इंडस्ट्रीज का हो गया। और कुछ आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में? श्रमिक किस आधार पे? प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वगैरह होना, चलो ठीक है, वो तो उसी का संचार का ही पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। बैंकिंग भी अच्छा पॉइंट था कि बैंकिंग वगैरह इस समय में शुरू हो गई, नई बैंक्स बनना शुरू हो गए, संचार होना शुरू हो गया। और सोचो क्या हो सकता है अगर क्रांति में, क्या हो सकता है? संचार, इसमें क्या टेलीग्राम सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज वगैरह, ये तो चलो संचार का पार्ट हो गया। और सर सैटेलाइट का है वायरलेस, कौन सी लाइन? वायरलेस तब शुरू हो गया था, हो गया था। वायरलेस तो अभी शुरू हुआ है, तब शुरू हो गया था, अब शुरू हुआ सर अभी शुरू हुआ है, अभी जब पैदा हुआ और क्या चीजें हो सकती हैं जो मशीनीकृत चीजों से बनी हुई हो और उसका उपयोग उस समय में शुरू हो गया। कपड़ा उत्पादन का मशीन द्वारा, वो भी फैक्ट्रीज के फॉर्म में आ गए, इंडस्ट्रीज के फॉर्म में आ गए। सर टेक्नोलॉजी का विकास, आईटी, सर आईटी डैम बनाए जाने लगे थे, नहरों वगैरह का काम, नहर वगैरह का मॉडर्नाइजेशन कह सकते हो आप, उसके थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ, तो टेक्नोलॉजी एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रौद्योगिकी जो साइंस का विकास, बेसिकली उसी के बेसिस पे विज्ञानी का पूर्ण ढंग के, और उसके बाद में बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं खोज होना शुरू हुई, ठीक है। कई सारी चीजें जो मशीन के बेसिस पे हम लोग ने देखना शुरू करी, जिसमें बहुत सारे आगे चल के उपकरण मिले हमको, जिसमें टेलीफोन एक पार्ट, वन ऑफ द पार्ट, आगे चल के टेलीफोनिक सर्विसेज लोगों को मिलना शुरू हुई। तो ये सब क्या है? ये सब वही पार्ट है जो औद्योगिक क्रांति के थ्रू जन्म लेना शुरू करते। तो बोला जाता है अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो जो मॉडर्नाइजेशन का जो उपयोग आज के समय में हम लोग करते, ये उपयोग शायद कभी ना हो पाता। आज के समय में आप लोग इससे प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पढ़ाई करते हो बैठे, ठीक है। आगे चल के अगले साल में यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा, अगर अभी तक बचा तो हो सकता है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लग जाए, जिसकी चर्चाएं की जा रही थी। तो वो और मॉडर्नाइजेशन का फॉर्म है, कहीं ना कहीं और ज्यादा आप उस चीजों को वहां पे देख सकते हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये जो टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, इस टेक्नोलॉजी का जन्म यहाँ पे इसी वजह से हुआ, ये औद्योगिक क्रांति देखने को मिली। तो औद्योगिक क्रांति का आना क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। चलो अच्छा है कि औद्योगिक क्रांति है, लेकिन हमने जब भारत के फॉर्म में पढ़ा था कि भारत में जब औद्योगिक क्रांति आई थी, तो वहां पे हम लोग ने पूरी तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े थे। औद्योगिक क्रांति आना भारत के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ। ऐसा गांधी जी ने भी बोला था, ट्रेन आई, इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, ये सब चीजें हुई। और भारत के और भी क्रांतिकारी लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने भी बोला, ठीक है, औद्योगिक क्रांति का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया, ऐसा किया, ठीक। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो अगर आपसे औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पूछी जा रही है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिखने हैं औद्योगिक क्रांति, ठीक। अगर आपसे भारत के इतिहास के बारे में पूछी जा रही है, तो वहां पे जब अंग्रेज लेके आ रहे हैं तो वो अपने ही फायदे के लिए लेके आ रहे होंगे, तो वहां पे कौन से पॉइंट्स को रखना है? नेगेटिव पॉइंट्स को रख देना है, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करना है, क्योंकि पूछा जाएगा औद्योगिक क्रांति के बारे में विस्तार में चर्चा कीजिए। और जब आप औद्योगिक क्रांति की विस्तार में चर्चा करेंगे, तो आप उसके अंदर विश्व इतिहास के कुछ पहलू जरूर लिखेंगे, और साथ ही साथ में भारतीय इतिहास के भी पहलुओं को उसके अंदर मेंशन जरूर करेंगे। भारतीय इतिहास के पहलुओं को मेंशन करने का मतलब यह है कि अब पॉजिटिव्स भी मिल गए हमको, नेगेटिव्स भी मिल गया कुछ, और इससे एक आपकी समझ ये भी डेवलप हो गई एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ ये बच्चा दोनों चीजों में समानता लाके आंसर को लिखने की कोशिश कर रहा है। मतलब विश्व इतिहास में अगर आप भारत के इतिहास को यूज कर लेते हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है। तो कहीं से भी कोशिश करना, कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे फ्रांस की क्रांति का ही क्वेश्चन क्यों ना आए, आप उसके अंदर भी उपयोग करोगे कि हाँ, फ्रांस की क्रांति का इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ा,
टीपू सुल्तान ने उस समय यहाँ पे लिबर्टी ट्री वगैरह लगाया और एंजॉय किया भारत के अंदर उस फंडामेंटल राइट्स को। तो ऐसी चीजें जब आप वहां मेंशन करोगे तो इससे क्या पता चलेगा कि आपकी समझ का जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ विश्व इतिहास तक नहीं है, वो आधुनिक इतिहास भारत के वहां तक भी है। तो ये सब चीजें साथ में मर्ज हो जाएंगी, तो एक आंसर आपका एक अच्छा आंसर माना जाता है। ठीक है, चलिए औद्योगिक क्रांति के बारे में थोड़ा सा और अगर हम लोग देखें तो इसके प्रभाव के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि प्रभाव क्या क्या पड़ा, मैंने वही बोला, दो चीजें आप लोग जान लीजिए, रीजंस और रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। औद्योगिक क्रांति कल मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी दिखाऊंगा कि आपको उनके आंसर्स कैसे करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी कराऊंगा। अभी सिर्फ एक बेसिक समरी बता रहा हूं कि औद्योगिक क्रांति को आपको समझना कैसे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के कुछ आर्थिक प्रभाव पड़े, कुछ सामाजिक प्रभाव पड़े हैं, ऐसे कई तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें जो आर्थिक प्रभाव है उस आर्थिक प्रभाव के अंदर आपको बहुत सारे पॉजिटिव्स दिखेंगे। ठीक है, आर्थिकी तो बढ़ी ना औद्योगिक क्रांति आने से, ऐसा तो नहीं होगा कि इकोनॉमिकली वीक हो गया औद्योगिक क्रांति आने से, ऐसा नहीं होगा ना। तो जहां पे भी आप देखोगे तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फॉर्म में ही दिखाई देंगे, जिसमें हम लोग कह सकते हैं उत्पादन में वृद्धि भी। ठीक है, चाहे उत्पादन की वृद्धि की बात करो, चाहे हम लोग ये बात करें कि बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना होना शुरू हो गई, बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, उसके अंदर वर्कर्स मॉडर्न फॉर्म में काम करना शुरू कर देते हैं, और इसने जन्म दिया भारत के अंदर जो एक नया इंडस्ट्रियल सेक्टर बना था, उस भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी खड़ा करने में इसी ने योगदान दिया। तो आर्थिक प्रभाव के अंदर हम ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव चीज क्या हो सकती है, अगर आर्थिक प्रभाव में मैं पूछूं इससे हटके क्या नेगेटिव चीज हो सकती है जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को हम लोग गलत माने? प्रदूषण, चलो प्रदूषित वातावरण और फैक्ट्रीज को लगाने के लिए पेड़ को काटे, वो प्राकृतिक चीज है, चलो एक तरीके से प्रकृति का नुकसान हुआ। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और मानवीय हानि ये हुआ था जो मानव का शोषण होने लगा, मानव का शोषण होने लगा। कैसे? जैसे गांव में लोग आते थे तो शहर में रहते थे, जगह नहीं थी वहाँ पर रहने की, तो शोषण ठेकेदार होते थे, मानव की जो पलायन की बात कर रहा हूँ, हाथों से चीजें बनाने के मशीनों से होने लगी। अच्छा, कुछ नेगेटिव्स में जैसा पहला नेगेटिव पॉल्यूशन और प्रकृति का नुकसान है, हम लोग ये कह सकते हैं। हाँ, अब सुन लो, और हमने मौका दिया ना तुमको। एक दूसरा, बेरोजगारी की दर बढ़ी लगातार, एक मशीन जो कार्य अब 100 लोगों का कर देती है वो एम्प्लॉयमेंट को कम ही कर देगी। ठीक है, 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे उस मशीन की वजह से। ठीक, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी स्तर बढ़ता चला गया। तीसरी चीज, जो कृषक वगैरह हुआ करते थे, किसान वगैरह हुआ करते थे, जो किसान अभी तक क्या करते थे, फसलों को उगाकर फसलों को उगाकर क्या करा करते थे, अभी तक फैक्ट्रीज में पहुंचाने का काम नहीं करते थे। हमने देखा ना कि वो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से ही कहीं ना कहीं कुछ चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, जैसे धान वान से जो भी जितना भी तरीके का रेजिड्यूल्स निकलता है, या जब हम लोग देखते हैं गेहूं से निकलता है तो उससे रस्सी वस्सी भी बना ली जाती है, ये सब हाथों से ही तो होता था। आज भी कहीं भी गांवों के अंदर आप लोग देख लेते हैं तो उन रेजिड्यूल्स को यूज करके हाथों का यूज किया जाता था। अब लोग क्या करने लगे, उठा के मशीनों को देने लगे, जाके मशीनें इन्हें कन्वर्ट कर करके नए नए उपकरण बनाती हैं। इससे लोगों के हाथों की जो कहीं ना कहीं कलाएं थी वो कलाएं भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, वो चीजें भी खत्म होना शुरू हो गई क्योंकि सबकी जगह मशीनों ने ले ली थी। तो आर्थिकी तौर पर इसका प्रभाव तो पॉजिटिव पड़ा जरूर, लेकिन अगर हम लोग देखिए सामाजिक तौर पर अगर इसकी बात करें तो लोगों की नए वर्ग की उत्पत्ति हुई, नए मध्यम वर्ग की। हाँ, मध्यम वर्ग की उत्पत्ति कैसे? जैसे कि कोई पूंजीवाद था, एक मतलब पैसे का केंद्र एक के बाद नहीं रहा, पैसे का केंद्र एक के पास नहीं रहा। ये राजा होता था, केंद्र के पास होता था, पास भी होता था, अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यही तो प्रॉब्लम है, तुम दो चीजों मिला देते हो। कैसे आए हो, पुनर्जागरण चला रहे है ना, और तुमने उसी का पॉइंट बता दिया मुझे। पुनर्जागरण में ये सब चीजें हुई थी जो तुम मुझे बतानी है। ठीक है, जो भी पता हो वो बोलना जरूरी नहीं होता, जिसके बारे में पूछा जाए वो पता हो बोलना जरूरी होता। ये जो पॉइंट बता रहे हो तुम ये बोलना चाहिए। ठीक है, बाकी औद्योगिक क्रांति की और सारी समस्याएं और सारी प्रॉब्लम जो भी है वो सब हम डिटेल में कल और चर्चाएं करेंगे।
बढ़िया बढ़िया से डायग्राम के साथ, ठीक है, अच्छे अच्छे डायग्राम लाएंगे जिससे आपको और चीजें कुछ क्लियर हो, समझ में आए और उस औद्योगिक क्रांति का किस तरीके से इम्पैक्ट और जगहों पे पड़ा, ठीक है। कल इसकी चर्चा डिटेल में करिए।